रावत सर से ये निवेदन बैच है अलंकरण कि का अभी चल उनका रहा है बैच आगे। अलंकरण करेगा कष्ट करेंगे। ये विकासखंड स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता विकासखंड रामनगर दीप ज्वलन के बाद बैच श्री अलंकरण रोहिता कार्यक्रम चल रहा है। सिंह जी, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज मोहान। ये बच्चे आए हुए हैं जगह जगह से, प्रत्येक विद्यालय से आए हुए बच्चे हैं। हाँ, एक विद्यालय और रह गया ना। राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में हो रहा है कार्यक्रम। ये देखिए छोई के बच्चे आपके सामने में युवा संसद प्रतियोगिता विकासखंड स्तरीय रामनगर प्रस्तुत कर रहे हैं। अपना कार्यक्रम कैसे युवा संसद बनाई जाती है, कैसे कार्यक्रम होता है करके देखिएगा। सब बैठे हुए हैं बच्चे और सब देख रहे हैं छोई का कार्यक्रम। छोई वालों का शुरू हो चुका है। ये प्रारंभ हो गया है छोई का कार्यक्रम। छोई के बच्चे दिखा रहे हैं आपको युवा संसद के बारे में, कैसे युवा संसद बनाई जाती है। इससे प्रेरणा लें सभी लोग। यह बताने का मौका मिल रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ 50% कर दिया गया था, अब वह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा घटाकर 18% कर दिया गया है। यह बात हमारे लिए बड़ी खुशी की है। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ कि वह आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अब मैं कुमारी साक्षी जो अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई है, उन्हें बुलाना चाहूंगी। कुमारी साक्षी आगे आकर शपथ ग्रहण कीजिए। मैं कुमारी साक्षी जोशी जो अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा बनाए रखूंगी। देश की प्रभुसत्ता
जो टिहरी निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई है, उन्हें बुलाना चाहूंगी। कुमारी कथा आगे आकर शपथ लीजिए। कुमारी कथा, आप शपथ अंग्रेजी में ग्रहण करना चाहेंगी या हिंदी में? In English. I am Kathak Bish and I am elected a member of lower part of the Youth Parliament. Do swear in the name of the God that I will be truth, faith, religious to the Constitution of India, as well establish that I will be at the sovereignty and integrity of India, that I will be faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कोरोना काल में देश को बड़ा झटका लगा है, बड़े स्तर पर जान-माल की हानि हुई है। प्रश्न को क्या सरकार स्वीकार करती है कि इसमें सरकार की बहुत लापरवाही रही? क्या स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई थी? यदि नहीं तो संसद द्वारा क्या रहा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बता दूं कि सरकार ने इस मामले को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती, बल्कि बड़ी गंभीरता से सरकार ने इस महामारी के मामले में उचित कदम उठाए हैं। नहीं, स्थिति सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल भी बाहर नहीं हुई है। जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं, या मैं कहूँ कि सरकार को दोषी बता रहे हैं। यदि आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है, जहां दुनिया भर में कोरोना के मरीज 4,45,07,471 हैं, वहीं भारत में इसकी कुल संख्या 45,163 है, जो कि कुल संख्या का 0.1% है। अध्यक्ष जी, यदि बात करें प्रतिदिन 10 लाख मामलों की, तो भारत में प्रतिदिन बढ़ रहे मामले 598 हैं, वहीं विदेशों में यह 5,096 मामले प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 0.1% है, वहीं रोजाना ठीक होने वाले मामले 96.7% है। अध्यक्ष जी, भारत में कोरोना मृत्यु दर 1.19% है, और जबकि विदेशों में यह 3 से 4% है। तो अब मेरे साथी बताएं कि कैसी स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को यह भी बताना चाहूंगी कि सरकार ने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर ली थी, जिससे कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ई लर्निंग को बढ़ावा दे रही है, तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या सभी वर्ग के बच्चे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे? क्या सरकार इसके दुष्परिणामों से अवगत है? क्या आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार के पास कुछ योजना है? शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को यह बता दूं कि हाँ, यह योजना सभी वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई थी, और काफी विचार विमर्श करने के पश्चात हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस योजना के लाभ अधिक हैं और नुकसान कम। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो ई लर्निंग मटेरियल सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वह बिल्कुल मुफ्त है, और उसमें केवल वही विषय जोड़े गए हैं जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मैं सदन को यह भी बता दूं कि वह ई लर्निंग मटेरियल बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सभी गांव में इंटरनेट की सुविधा है? पता चले कि इनके द्वारा प्रदान की गई ई लर्निंग मटेरियल धरे के धरे रह गए। धन्यवाद।
जो सरकार ने टैब बच्चों को मुहैया कराए थे वह बिल्कुल फ्री है और उनमें डेटा भी बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराया गया है। और जहां तक कि मंत्री जी इस योजना को बस्ते में धरे रहने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि उड़ीसा की एक NGO NCPDP के अनुसार केवल साधारण बच्चे नहीं बल्कि दिव्यांग बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और 90% से अधिक अध्यापकों का यह कहना है कि यह योजना बहुत उत्तम है। इससे बच्चों की शिक्षण के तरीके में बहुत ज्यादा अच्छे बदलाव आए हैं, जिससे बच्चे रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 103 कुमारी संजना जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है? क्या सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे? उस समय नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए जानकारी दी गई थी? सुरक्षा बलों के कार्यों की जांच के लिए तंत्र स्थापित किया गया था? रक्षा मंत्री जी, स्पष्टतः प्रश्न का उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने सदन को साथी को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने स्पष्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियों में किया गया था, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी और सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे नागरिक क्षेत्रों से बचें और केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएं। रियल टाइम इंचेल और सैटेलाइट इमेजिंग का प्रयोग करके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन और NGO के माध्यम से नागरिकों को स्थिति की जानकारी दी थी, उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए थे। एक संयुक्त जांच समिति JJC का गठन हुआ, जिसमें रक्षा, मानवाधिकार आयोग और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच पारदर्शी होगी और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। भारत ने जिनेवा कन्वेंशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित किया है। सभी कार्यों की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी संवाद किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सरकार के संज्ञान में है? यदि हाँ, तो सरकार के इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? और अंत में यह भी पूछना चाहूंगी कि दूध का उत्पादन 17 करोड़ लीटर टन है, जबकि खपत 64 करोड़ लीटर टन है, तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि बाकी का दूध कहाँ से आता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सदन व साथी को यह बता दूं कि हाँ, यह मामला पूरी तरह से सरकार के संज्ञान में है। सरकार ने इस पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत सी टीमें संगठित की हुई है, जो दैनिक जांच के लिए घूमती रहती है और दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 6 साल की सजा या 50,000 जुर्माना है और उनका लाइसेंस रद्द किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को बता दूं कि सरकार केवल संगठित क्षेत्रों के आंकड़े में, जिसमें दूध का उत्पादन 17 करोड़ लीटर टन है, हमारे देश में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसके आंकड़े सरकार के पास नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा मामला सरकार के संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये समाप्ति की ओर है। छुई के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज।